तो आपके कंटेंट में आपको एक हेडिंग मिलेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैनेजिंग रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को आपने किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ऑलमोस्ट सेक्शन 3 बनता है, सेक्शन 3 आपकी बुक के अंदर से। उसके अंदर ना मैनेजिंग रिसोर्सेज के नाम से ऑलमोस्ट 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर लाई करते हैं मैनेजिंग रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो आपकी बुक के 5 से 6 से 7 या 7 से 8 चैप्टर्स हैं, जो कि चैप्टर 14 से स्टार्ट होते हैं बेसिकली ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये हम ओनवर्ड जो है ना वो पढ़ेंगे, ताकि हमारा कंटेंट जो है ना वो हमारे ऑलमोस्ट एंड हो जाए, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद जब हम ये वाला अपना सेक्शन क्लियर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके कंटेंट के मैक्सिमम चैप्टर जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। बजटिंग एंड मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल क्या होता है, बेसिकली जो आप टैक्स पे करते हैं या जो रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू हम कह सकते हैं जो आउटकम्स आती हैं, जो प्रॉफिट मिलता है हमें, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो बजटिंग एंड मैनेजिंग, आपने किस तरह से बजट बनाना है और किस तरह से मैनेज करना है, जो भी टैक्स से रिलेटेड रिसोर्सेज वगैरह हैं, आपके आउटकम से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनको, तो उसको हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपके पास बजटिंग प्रोसेस आ जाता है, कुछ अप्रोचेज आती हैं बजटिंग बनाने के लिए। ऑपरेटिंग बजट क्या होता है, सैलरी को हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कैपिटल बजट क्या होता है, प्रॉब्लम्स को कौन कौन सी आ सकती हैं बजट बनाने में, बजटरी परफॉर्मेंस में, वो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है मेन, ठीक है। बाकी लर्निंग आउटकम्स में उन्होंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं, 5-6 चीजें हैं, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखनी है। की टर्म्स हैं आपके पास। की टर्म्स जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता है बजटिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। बजटिंग होता क्या है, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है और कंट्रोल करना है फ्यूचर ऑपरेशंस को, यानी जो फ्यूचर में होने वाले जितने भी काम हैं, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई है कि हमने इतने रिसोर्सेज को इतने टाइम में यूटिलाइज करना है, ठीक है, और जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कितनी रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं और जो आपने सोचा हुआ है, उनके साथ कंपैरिजन करके एक आप प्लानिंग करते हो अच्छी तरीके से फ्यूचर के लिए, उसको हम कहते हैं, हमारे पास बजटिंग का प्रोसेस होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बजट क्या होता है, तो आपके पास बजट, हमारे पास क्या होता है, बजट इज एन एक्चुअल डिटेल्ड प्लान, ठीक है। वो जो प्लान हम बनाते हैं, प्लानिंग के प्रोसेस में एक प्लान बनता है जो कि कम्युनिकेट करता है हमारी एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है, जो कि हमने एक्चुअल रिजल्ट्स बनाया उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए। तो जो प्लान होता है उसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। जो हमारा डिटेल्ड प्लान था उसको हम बजट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज, दो डेफिनेशन जो है अपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में से करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जस्ट नीचे इन्होंने बताया होगा कि आप डेली बेसिस पे अपने बजट बनाते हैं, आप घरों में अपना बजट बनाते हैं, ठीक है। अपने बिल्स पे करने के लिए आपने पहले से ही ग्रोसरी करने के लिए बजट रखा होता है, डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए आपने पहले से ही बजटिंग जो है वो की होती है। तो डेली बेसिस पे तो हम इसको यूटिलाइज करते ही करते हैं, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, जब हॉस्पिटल लेवल की बात आती है, तो हमने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपने बस ये दो डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाए आप बजटिंग प्रोसेस के अंदर। बजट, दोबारा से उन्होंने तो छोटी सी डेफिनेशन दे दिया कि बजट आप बेसिकली किस चीज को कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, डिटेल्ड प्लान होता है, जो कि आप मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी होता है फाइनेंशियल, यानी पैसों के हिसाब से आप जो प्लान बनाते हैं या जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमने इतने टाइम पीरियड में इतने पैसे लगाने हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारा बजट है, ठीक है। बजट डिटेल, हाउ रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड एंड यूज टू सपोर्ट दी प्लान सर्विसेज। मतलब किस तरह से आपने रिसोर्सेज जो है उनको आपने यूटिलाइज करना है और कितने टाइम पीरियड में आपने उनको जो है वो यूटिलाइज करना है। तो बजट जो होता है हमारा ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। ये चीज आपने कर ली। उसके बाद ये बजटिंग के कुछ उन्होंने कह लो कि एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि अगर आप बजट बनाते हो तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, ठीक है, आपके गोल्स अच्छे से अचीव हो जाते हैं, इंप्लॉयज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से अचीव हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे उन्होंने एडवांटेजेस बताए हुए हैं। हम देखें तो बजटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि जब भी आपने बजटिंग करनी है तो आपने ये चीजें जरूर देखनी है, ठीक है। यानी डेमोग्राफिक्स, आपने जिन जिन चीजों के लिए बजट बनाना है, जिन लोगों के लिए, वो कितने वो हैं, ठीक है, वो लोग कितने हैं, आपने आपको लोगों का पता होना चाहिए। सोर्सेज आपके पास कितने हैं, आपको सोर्सेज का पता होना चाहिए, ठीक है, कितने सोर्सेज के साथ आप बजट बना रहे हैं, आपको सोर्स का पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए आपके पास पूरा, यानी आपने कितने दिन के लिए बजट बनाना है। अगर आप
हॉस्पिटल के लिए बजट बना रही हैं तो हॉस्पिटल में कितनी देर के लिए पेशेंट रहेगा, ठीक है, उसका एक्विटी कितनी है, यानी कितना गेन होगा, और कितना, ये सारी चीजें जो है ना वो आपने बतानी है, ठीक है जी। ये आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा में जो है वो चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास वेजेस का होता है, जो हमारे पास जो कह लो पे दी जाती है, ठीक है, पे दी जाती है, जितनी भी पे दी जाती है उसको हम वेज कहते हैं। वेज कितनी इंक्रीमेंट होती है मार्केट के हिसाब से, आपने उसका हिसाब लगाना होता है। प्राइस कितनी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, आपने बजट बनाया उसमें अपने हिसाब रखना है, प्राइस इतनी इंक्रीज हो सकती है, टेक्नोलॉजी कितनी बेस्ट हो सकती है, स्टाफ मिक्स, रेगुलेटरी चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ये सारा कुछ जो है वो आपने मतलब जहन में रखते हुए आपने अपना बजट जो है वो डिसाइड करना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर अप्रोचेज आ जाती हैं। अप्रोचेज टू बजटिंग, यानी आप कौन कौन सी अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए अपना बजट जो है वो डिसाइड करते हो, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले देखें कॉस्ट सेंटर अप्रोच आती है। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है कि आपने देखना होता है कि कितनी कॉस्ट आ सकती है, कॉस्ट मतलब खर्चा कितना आ सकता है, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर हो सकता है। रेवेन्यू सेंटर मतलब आपने देखना है आपको प्रॉफिट कितनी मिल सकती है। रेवेन्यू हम कहते हैं आउटकम को, ठीक है। आउटकम मतलब जो आपने काम किया उसके बदले में आपको कोई प्रॉफिट होगा, कोई आउटकम मिलेगा, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और प्रॉफिट सेंटर मतलब कि मैनेजर जो होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज, यानी आपने मैनेजर हमारे पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमारी जितनी भी प्रॉफिट आए उस चीज को काउंट करे। आपने सबसे पहले कॉस्ट को जहन में रखते हुए बजट बनाना है, पहली बात, ठीक है। कॉस्ट मतलब कि कितनी स्टाफिंग होगी, कितने स्टाफ हमें चाहिए होंगी, अगर हॉस्पिटल के हिसाब से हम देखें, ठीक है। स्टाफ्स वगैरह हमें कितना चाहिए, ये चीजें हमें जो है वो कितनी चाहिए, हमने इसके हिसाब से जो है वो बजट बनाना है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि हमने इस चीज को जो है वो देखना है कि रेवेन्यू कितना आएगा। रेवेन्यू मतलब आउटकम कितनी आएगी। तीसरे नंबर पे हमने देखना है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो है वो हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमने देखनी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपने देखना है कि आपको उसके अंदर स्टाफ रखने के लिए, चीजें रखने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट सेंटर। दूसरे नंबर पे आता है रेवेन्यू सेंटर। आपको ये आप अंदाजा लगाएं कि जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो आपको इतना जो है ना इतना रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है, इतने पैसे आपके पास आ सकते हैं, ये आपका रेवेन्यू। प्रॉफिट वो चीज होती है जो एक्चुअल में आपको फायदा बाद में मिला है, ठीक है। इतना जो है वो हमारे पास आपको फायदा मिला, इतना जो है वो आपने जो है वो गेन किया, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। और चौथे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब आपको कितना जो है वो लगाना पड़ा है उसके ऊपर, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ी है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट लेके चल सकें, ठीक है। ये हम अप्रोचेस कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो हम लिखते हैं ना वो ये नीचे वाली आती हैं। जैसे कि आपके पास आता है इंक्रीमेंटल बजट। ये अप्रोचेस टू बजटिंग आपको चार तरह की है, ठीक है, ये समझ आ गई। कॉस्ट सेंटर आपने बजट बनाना है, रेवेन्यू सेंटर बनाना है, प्रॉफिट सेंटर बनाना है और इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाना है, ठीक है। ये चार अप्रोचेस होती हैं बजटिंग की। उसके बाद देखिए आपके पास टाइप्स ऑफ बजट की ना यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन्होंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन मोस्टली आगे से उन्होंने ना टाइप्स आपको बताई हैं। जैसे टाइप्स में देखें इंक्रीमेंटल बजट बताया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जीरो बेस्ड बजट बताया, फिक्स और वेरिएबल बजट बताया, ऑपरेटिंग बजट है, रेवेन्यू बजट है। आपने इन सबको एक साइड पे करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना अपनी बुक के ऊपर यहाँ पे एक साइड पे लिखे टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। उसके नीचे जो है ना बजट की टाइप्स आपने एक साइड पे लिख लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी बुक के अंदर कितनी को टाइप्स जो है वो बताई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे करके आप एक हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स की, ठीक है, अपनी बुक के अंदर, और यहाँ पे करके आप जो है वो लिख सकते हैं टाइप्स। तो आपने जो है ना यहाँ पे मस्ट हेडिंग जरूर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइप्स में देखें सबसे पहले हमारे पास इंक्रीमेंटल बजट आ जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल बजट में आपने क्या चीज पढ़नी है। इंक्रीमेंटल बजट में हम देखेंगे कि ये चीज जो है वो क्या करती है। इंक्रीमेंटल बजट लाइन बाय लाइन बजट इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन बजट भी हम इसे कहते हैं और इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। विद एन इंक्रीमेंटल बजट या लाइन बजट हम कहते हैं द फाइनेंस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स अ बजट वर्कशीट लिस्टिंग ईच एक्सपेंस आइटम, ठीक है, और कैटेगरी ऑन अ सेपरेट एक्सपेंस लाइन। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने क्या करना है, एक वर्कशीट लेनी है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स को, कैटेगरीज को बना के और उसके अंदर जो चीजें हैं उनको सबको ऑर्गेनाइज कर देना। मैं आपको एक इंक्रीमेंटल बजट की जो है ना वो पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपको उससे जो है वो थोड़ा सा क्या लोग आइडिया हो जाए कि इंक्रीमेंटल बजट में हम बेसिकली किस तरह से बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक पिक्चर आपने देखनी है और उसमें जो है वो आपको आइडिया होगा हम किस तरह से बजटिंग जो है ना वो बना सकते हैं। देखिए जैसे मोस्ट प्रोबेबली ये एक इंक्रीमेंटल बजट है,
लाइन बाय लाइन बजट। आपको पिक्चर शेयर हो रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से नहीं हो रही। ये देखिए, ये जैसे कि ना हर चीज के लिखे हुए हैं कि ये इसके ऊपर आपका इतने पैसे लगे, एक्चुअल इतने थे, प्लान्ड इतने लगे, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपके इतने पैसे लगे, हर एक कैटेगरी को हमने हर एक लाइन में जो है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। हर एक एक्सपेंडिचर को हमने हर लाइन लाइन में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसे हम मोस्टली कहते हैं लाइन बाय लाइन बजट, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म है बजटिंग की, जो हम लोकल गवर्नमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो, ट्रेडिशनल बजट। हर लाइन जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि आपने इतनी इस चीज के ऊपर इतने पैसे लगे हैं और प्लान आपने इतने किया था, इस चीज के ऊपर इतने पैसे लगे हैं, प्लान आपने इतना किया था, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाती है टर्म, लाइन बाय लाइन बजट या इंक्रीमेंटल बजट, ठीक है। इंक्रीमेंटल बजट, लाइन बाय लाइन बजट, द फाइनेंस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट अ बजट वर्कशीट लिस्टिंग ईच एक्सपेंस आइटम ऑन अ सेपरेट एक्सपेंस लाइन, ठीक है। हर लाइन के अंदर उसने क्या करना है, एक एक्सपेंस को जो है वो बता देना है। तो उसको आप क्या देते हो कि आपके पास इंक्रीमेंटल लाइन बजट है। ये इसके लिए हम एक वर्कशीट यूज करते हैं, बजट वर्कशीट होती है, ठीक है। और वो हर ईयर जो है वो हम सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर नई बजट शीट आ जाती है, उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे जो है वो अपना डाटा एंटर करते जाते हो। तो ये आपके पास इंक्रीमेंटल बजट आ जाता है। इंक्रीमेंटल बजट के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपके पास, इसके ना थोड़े से उन्होंने एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं कि इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है जी, ये मेथड नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आसान होता है मेथड, हर लाइन में आपके पास सारा डाटा आ जाता है, ठीक है। और आप आसानी से रिकॉर्ड अपना रख सकते हो। फिर आपके पास जीरो बेस्ड बजट आ जाता है। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, आपने इस तरह से बजट बनाना है कि आपके पास कोई चीज है ही नहीं, आपने जीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ, ठीक है। जीरो बेस्ड बजट, आपने इस तरह से एज्यूम करना है कि आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए कोई बजट नहीं है, जीरो से आपने स्टार्ट किया और हर चीज को, हर एक्टिविटी को आपने जीरो से स्टार्ट करके अपर लेवल पे लेके जाना है। तो इसे हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होते, कोई कह लो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है हमारे पास 80% लोग जो है वो भी जीरो बेस्ड बजट बनाते हैं, ठीक है। जीरो बेस्ड बजट से आपने यही चीज रखनी है, हर चीज को आपने जीरो से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको आता है फिक्स्ड और वेरिएबल बजट। फिक्स्ड और वेरिएबल बजट में क्या मतलब, अब इनके नाम से ही देखें जाहिर हो रहा है कि फिक्स बजट कौन सा होगा जिसमें अमाउंट सारी फिक्स्ड है, कि हमारे पास इतने पेशेंट्स आएंगे टोटल, ईयर के अंदर इतने पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। और कितने, ये नहीं कि आपने कहना है कि अगर पेशेंट्स के हिसाब से आपने अपना बजट चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमने ना $100 फिक्स कर दिया है एक माह के लिए, ठीक है। एक माह में आपने इस हॉस्पिटल के ऊपर $100 जो है वो लगाने हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं तो हमारे ज्यादा पैसे लग गए, पेशेंट कम हुए तो हमारे पैसे कम लगे, आपने 100 ही लगाने हैं, आपका बजट फिक्स है, ठीक है। विदाउट रिगार्ड टू चेंजेस, चाहे जो मर्जी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे पूरे साल में पेशेंट कम आए ज्यादा आए, एक्टिविटीज कम हो ज्यादा हो, आपने उनके ऊपर जो है वो बेस नहीं करना, ठीक है। तो वो आपका फिक्स बजट होता है, यानी आपने बजट फिक्स कर दिया। वेरिएबल बजट होता है जो कि चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो, इसको हम फ्लेक्सिबल बजट भी कहते हैं, कि अगर हमारे पेशेंट ज्यादा आएंगे तो हम $150 लगा लेंगे, अगर हमारे पेशेंट कम आएंगे तो हम $100 लगा लेंगे, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जिसके अंदर जो चेंज होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल बजट। उसके बाद आपके पास आता है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट क्या होता है, ऑपरेटिंग बजट को हम एनुअल बजट भी कहते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है टर्म, इसको आपने कैलेंडर लाइन कर लेना है। ये हमारे पास ऑपरेटिंग बजट इज आल्सो नोन एज एनुअल बजट, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट होती है कि इस साल में हमारे पास इतने रेवेन्यूज हुए, इतने एक्सपेंसेस हुए, इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, सिंपल लफ्जों में। ऑपरेटिंग बजट क्या हमें बताता है, एनुअल बजट होता है, और ये हमारे पास इस चीज को शो करता है कि इस ईयर में, एक साल में, यानी 12 माह के जो पीरियड है उसके अंदर हमारे पास इतना एडवांटेज हुआ हमें, इतना हमें फायदा हुआ, और इतने हमारे खर्चे हो गए, इतना हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। अब यहाँ पे एक टर्म उन्होंने फिस्कल ईयर यूज किया, और फिस्कल ईयर मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड 12 मंथ का पीरियड, ठीक है। एक 12 माह का पीरियड है जिसके अंदर आपके पास जो भी एक्सपेंस हुआ है वो अपने ऑपरेटिंग बजट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग बजट हो गया, फिक्स वेरिएबल बजट हो गया, जीरो बेस्ड बजट हो गया, और हमारे पास इंक्रीमेंटल बजट हो गया। 4 टाइप्स हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास कौन सी टाइप आती है। ऑपरेटिंग बजट के बाद है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट बेसिकली हमारे पास शो करता है कि भाई आपको, जब आपके पास पेशेंट आया, उसने, फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लोग देखते हो ना, तो एक दिन का पेशेंट बहुत ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो आपने पेशेंट की केयर की, उसके नतीजे में आपको जो पैसे मिलते हैं, उसके नतीजे में आपको जो एक दिन में जितनी भी पे मिली, जो भी जो है आपको फायदा हुआ, उसको हम रेवेन्यू बजट कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू बजट मतलब आपने पेशेंट की केयर की, उसके नतीजे में आपको, उसके रिजल्ट में आपको जो इनकम मिली है उसको हम कहते हैं, ये आपके पास रेवेन्यू बजट आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास
पास 5 टाइप्स जो है ना वो इसकी हो गई हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है ना वो आती है एक्सपेंस बजट की, ठीक है। एक्सपेंस बजट देखिए उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक्सपेंस के बारे में जिक्र होगा, सारा एक्सपेंस के बारे में, कि सैलरी एंड नॉन सैलरी आइटम्स, ठीक है। जितनी भी सैलरी से रिलेटेड, सैलरी एंड नॉन सैलरी आइटम्स ना आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे करके उन्होंने थोड़ी सी डिस्कस की हुई हैं। सैलरी सैलरी बजट में हमारे पास मोस्टली एक पर्सनल का जितना बजट आ जाता है, यानी आपने अगर किसी स्टाफ को सैलरी देनी है, ठीक है, उनकी कोई वर्कर्स हैं, आपके हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनकी जितनी भी सैलरीज वगैरह होती है ना वो सारी इसके अंदर आती हैं। यहाँ पे करके उन्होंने ना एक डेफिनेशन भी दी होगी आपको सेपरेट सैलरी एंड नॉन सैलरी आइटम्स की, ठीक है। यहाँ हम जैसे जैसे रीड आउट करते हैं ना फिर मैं आपको बाद में अंडरलाइन करवा दूंगी वो। और नॉन सैलरी आइटम्स में आपके पास मोस्टली चीजें आ जाती हैं जिस तरह के हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने मंगवाने होते हैं, ठीक है। सैलरी बजट में क्या चीजें आती हैं, हॉस्पिटल वर्कर्स, हॉस्पिटल पर्सनल, हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जितनी भी आपने वेजेस देनी है, उनकी सैलरीज वगैरह जितनी भी देनी है, ठीक है। नॉन सैलरी आइटम्स में ना हम मोस्टली काउंट करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं, सप्लाईज चाहिए होती हैं, जो गुड्स चाहिए हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल चीजें चाहिए, ओटी के लिए चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीजें, वो सारी नॉन सैलरी आइटम्स, जैसे कंस्ट्रक्शन होनी है, कुछ भी होना है, ये सारी नॉन सैलरी आइटम्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेंस बजट जो होता है वो किस चीज को शो करता है, इसके अंदर सैलरी और नॉन सैलरी दोनों चीजें आ जाती हैं। एक्सपेंस बजट यानी आपका खर्चे वाला काम है, ये सैलरी भी आपने देनी है, नॉन सैलरी आइटम से भी आपने पैसे लगाने हैं, ठीक है। एक्सपेंस जो होता है वो बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके, ठीक है। हम स्टाफ के ऊपर पैसे लगाते हैं, हम हॉस्पिटल के ऊपर पैसे लगाते हैं ताकि हमारे पास पेशेंट जो है वो हमारा खुश हो और उसकी केयर अच्छे से हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो सैलरी और नॉन सैलरी आइटम्स को मिला के बजट बनता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंस बजट, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट सेंटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट सेंटर हमारे पास होता है कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिसमें कॉस्ट जो होती है वो मोस्टली अकोमोलेटेड होती है, मतलब कोई भी इस तरह का काम जिसमें आपने कॉस्ट लगानी है, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर काम। जैसे आपकी जो हॉस्पिटल रन करना ये एक कॉस्ट सेंटर काम है, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। और उसके नतीजे में आपको प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, मतलब देखें आपने जितना खर्चा किया था और जितना आपको मिला उसमें जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। आपने किया था फॉर एग्जांपल आपने $100 लगाया, आपको 500 वापस मिल गया, तो 500 में से 100 माइनस कर देंगे आप, 400 आपका क्या है, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कॉस्ट की ना उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन बताई है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपने फिक्स कर दिया, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल रेंट पे लिया आपने, उसका रेंट फिक्स है, ठीक है, हर महीने आपने इतना इतना रेंट देना है, अनटिल अनलेस 1 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, तो वो रेट के अकॉर्डिंग फिर ज्यादा करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो फिक्स होता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो चेंज होती रहती है, जैसे कि अगर ज्यादा पेशेंट आएंगे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कम पेशेंट आएंगे आपको कम प्रॉफिट होगा। तो पेशेंट केयर के एक्सपेंसेस वगैरह या पेशेंट की सप्लाईज वगैरह ये वो चीजें हैं जो कि उनकी कॉस्ट चेंज होती रहती है, सेम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो चेंज होती रहती है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट इस तरह की कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली पेशेंट की केयर को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे देखिए नर्सिंग को अगर आप नर्सिस को अगर आप सैलरीज देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि नर्सिस ने डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, तो अगर आप उनको सैलरीज नहीं देंगी, नर्सिस केयर प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो ये चीज डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है पेशेंट की केयर को, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन उससे पेशेंट केयर थोड़ी स्मूथ हो जाती है। जैसे देखिए अगर आपने गार्ड रखे होंगे, अगर आपने वार्ड बॉय रखा होगा, अगर आपने इस तरह की कुछ आयाजी रखी हैं, इस तरह की चीजें रखी हैं जो कि डायरेक्टली तो नहीं पेशेंट केयर के लिए जरूरी, ठीक है, लेकिन ये है कि वो पेशेंट के कुछ काम करते हैं, कुछ उनकी इनडायरेक्टली उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं कर रही होती, लेकिन ये है कि पेशेंट की कह लो मेंटेनेंस के लिए, पेशेंट की वेलबींग के लिए वो चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट हो गई जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है पेशेंट की केयर को, जिसमें नर्सिंग केयर आती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती, लेकिन ये है कि वो भी पेशेंट की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती है, वो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आपके पास सैलरी बजट की टर्म है, सैलरी बजट को हम पर्सनल बजट भी कहते हैं। ये आपने जो मैं टर्म्स अंडरलाइन करवा रही हूँ ना, इनको अंडरलाइन कर लेना, बाकी विषय का आप ना भी पढ़ें तो आपको गुजारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना आपको फुल टाइम इक्विवेलेंट की एक टर्म मिलेगी, ठीक है, फुल टाइम इक्विवेलेंट आपके पास, जिसको हम एफटीई कहते हैं, ठीक है। एफटीई बेसिकली एक फैक्टर है, ठीक है,
ये हम क्या करते हैं, अपनी टोटल छुट्टियां जितनी वेकेशंस होती हैं या जितनी पेड हॉलीडेज होती हैं, जो आपके डेज होते हैं या मैटरनिटी लीव्स, इस तरह की सारी चीज़ें निकालने के बाद, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को आप नंबर ऑफ आवर्स प्रोवाइड करते हैं ना, उसको हम कहते हैं एफटीईज, ठीक है, फुल टाइम इक्विवेलेंस। इसकी डेफिनेशन आई थिंक सो नीचे लिखी होगी उन्होंने, अगर नहीं भी लिखी तो यहाँ पे आप यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। आपने ये देखना है सबसे पहले कि जितनी आपने छुट्टियाँ की हैं, ठीक है, जितनी आपने वेकेशंस अवेल की हैं, उनके बाद आपने जो चीज़ें जो आवर्स प्रोवाइड की हैं अपने हॉस्पिटल को, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि ये हमारे एफटीईज हैं, फुल टाइम इक्विवेलेंट के नाम से हम इसे जो है वो इस टर्म को फुल टाइम इक्विवेलेंट, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि फुल टाइम स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक हॉस्पिटल को, उसको आप कहते हैं एफटीईज। अच्छा, और आप ना इसके अंदर अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने पास, फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज इक्वल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन फुल टाइम स्केड्यूल प्लस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पार्ट टाइम स्केड्यूल कन्वर्टेड टू अ फुल टाइम बेस। ये मैं आपको ना शेयर कर देती हूँ, या मैं आपको जो है ना वो इसको दिखा देती हूँ आपको कि होता क्या है एफटीई जो है। अच्छा, यहाँ पे ना ये इसकी डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, अगर हम इसकी अच्छे से डेफिनेशन दिखाएं। ये फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं, इक्वल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन फुल टाइम स्केड्यूल, मतलब कुछ एक हॉस्पिटल है ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कुछ तो फुल टाइम रखे होते हैं, कुछ पार्ट टाइम रखे होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को मिला के जो हमारे पास अमाउंट आती है ना, उसे हम कहते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज, इक्वल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन फुल टाइम स्केड्यूल प्लस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पार्ट टाइम स्केड्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास वो भी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाए, तो इनको हम कहते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट की टर्म, ठीक है। ये डेफिनेशन आप अपने पास नोट कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, वैसे उन्होंने लिखा हुआ लेकिन मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। अब एफटीई की कैलकुलेशन भी होती है। एफटीई हमने पढ़ लिया कि एम्प्लॉय के स्केड्यूल के आवर्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज आवर्स फॉर अ फुल टाइम वर्क वीक, मतलब जितने उसको हमने कहा है कि उसने करने हैं, उसको हमने डिवाइड करना होता है जितने उसने किए, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय था, उसको हमने कहा कि उसने 40 घंटे काम करना है, ठीक है, तो 40 घंटे ऊपर हमने रखना है, और उसने काम कितने घंटे किया है, फॉर एग्जांपल उसने 20 घंटे काम किया, आपने 40 को डिवाइड कर देना 20 के साथ, तो आपके पास 2 जो है वो एफटीई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम एफटीई को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने बेसिकली एफटीई का याद क्या रखना है, फुल टाइम इक्विवेलेंट, और उसमें हम इम्प्लॉयज को काउंट करते हैं जो कि फुल टाइम भी होते हैं, पार्ट टाइम भी होते हैं, उनके आवर्स को हम कैलकुलेट करते हैं उनकी वेकेशंस वगैरह निकालने के बाद। अब एफटीईज निकालने के लिए देखिए, उन्होंने आपको बोला भी हुआ है कि ये एफटीई रिप्लेसमेंट के लिए है, कि जब आपने एफटीई फाइंड आउट करने हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने आवर्स ऑफ रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करने होते हैं। ये नीचे उन्होंने ना एक टेबल बनाया होगा आपको, ये देखिए, बेनिफिट टाइम के अगर आपको 15 वेकेशन डेज मिली हैं, ठीक है, जैसे आपने रेगुलर हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, हमारी नॉर्मली यहाँ पे 6 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 8 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को 15 छुट्टियां मिली हैं, ठीक है, 15 को हमने मल्टीप्लाई करने 8 के साथ, तो हमारे पास 120 आवर्स बनते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल ने अपनी जो 1 मंथ का पीरियड था उसके अंदर 120 आवर्स काम नहीं किया, क्योंकि उसकी वेकेशंस थी, ठीक है। फिर जो बाकी आवर्स होंगे वो हम कहेंगे ये इसके जो है वो इतने देर इसने काम किया, इतनी देर इसने काम नहीं किया। इस तरह अगर इसको 8 हॉलीडेज मिली हैं तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अगर इसको 4 पर्सनल डेज मतलब 4 ऑफ मिल गए उसको, तो ये 32 आवर्स बन गए। अगर 5 उसकी सिक लीव है तो ये 40 बन गए। टोटल उसके रिप्लेसमेंट और देखें 256 हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, 256 को डिवाइड कर देना जितने हमने जितने घंटे उसने काम किया डिवाइड बाई 2, उतने घंटे पे डिवाइड किया जितने घंटे उसको हमारा टाइम फिक्स था। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 2080 आवर्स जो है ना वो नॉर्मली हमारे बनते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 2080 आवर्स पे उसको डिवाइड कर दिया और उसका एफटी उन्होंने निकाल दिया 0.12, ठीक है। तो इस तरह से करके उन्होंने जो है ना वो इसकी बजट की। ये 2080 आपको कंफ्यूज ना करे, जो बाहर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका एनुअल टाइम बनता है ना, जितने टाइम उन्होंने मतलब ड्यूटी करनी होती है वो 2080 बनता है। 2080 आवर्स चाहिए होते हैं उनको एक साल में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो 2080 मतलब एनुअल आवर्स थे, और उसमें इतनी छुट्टियां थी उसकी,
उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.12 जो है वो FTE आ जाएगा। अगर इसका FTE हमने कैलकुलेट कर लिया 0.12 आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना मतलब इतने क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आते नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक हल्का सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि FTE क्या होता है। अगर कैलकुलेट करना आ जाए तो आप उसे कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ये आपको शिफ्ट डिफरेंशियल का बताया होगा कि शिफ्ट अगर आपने चेंज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे, अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊँ ना, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे अगर आपकी मॉर्निंग लगी है, ठीक है, और आप नाइट नहीं करना चाहते, ठीक है, आपकी नाइट ड्यूटी लगी थी लेकिन आप मॉर्निंग करना चाहते हो, आप नाइट नहीं कर सकते, आप किसी को जो है ना वो पेमेंट पे करवाओगे अपनी नाइट, ठीक है। तो वो शिफ्ट डिफरेंशियल का थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया उससे रिलेट करता है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ना उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि अगर आप पेमेंट पे करवा लेते हो, ठीक है, इतने डॉलर्स वगैरह, वो उन्होंने डॉलर्स में बात की है कि आप डॉलर्स वगैरह इतने पे करते हो और पेमेंट पे करवा लेते हो, ठीक है। ओवर टाइम कुछ आ जाता है, ओवर टाइम में आपको पता है कि जैसे अगर आपकी नॉर्मल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉर्मल पे है 80,000, ठीक है, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाते हो, एक्स्ट्रा जो है वो काम करते हो, तो वो आपकी 1,20,000 हो जाएगी, 1,30,000 हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ओवर टाइम पे, ठीक है। ओवर टाइम में ये सारी चीजें आ जाती हैं, उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑन कॉल आवर्स आ जाता है। ऑन कॉल आवर्स का मतलब क्या होता है, जो जिस तरह हम डॉक्टर से कहते हैं ना कि ऑन कॉल है, मतलब उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो डिवाइड किए होते हैं कि आपने इतने आवर्स जो है वो जरूर देने हैं पेशेंट को, ठीक है। हमारे ऑन कॉल आवर्स होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट होना मस्ट चाहिए वहां पे, ठीक है। कुछ प्रीमियम्स हैं, प्रीमियम मतलब कुछ बेनिफिट जो मिलते हैं, जैसे सैलरी इंक्रीज हो सकती है मंथली, एनुअली, ठीक है। ये हॉस्पिटल सिस्टम में जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। बाकी ये जस्ट आप छोड़ दें, बेशक इसको पढ़े ना पढ़े इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, सैलरी नॉन सैलरी एक्सपेंसेस जो मैं आपको आगे बता रही थी ना, पेशेंट रिलेटेड सप्लाईज, ठीक है, दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह, ये इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। इसको कैपिटल बजट, दिस वाज इम्पोर्टेंट, दिस वन। कैपिटल बजट हमारे पास क्या होता है, कैपिटल बजट आपके पास होता है कि जितना भी आपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए जो प्लान बनाया होता है उसके हम कैपिटल बजट कहते हैं। देखिए कैपिटल का मतलब ये होता है लार्ज बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हुआ है कि हमने हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करवाना है, हॉस्पिटल को रिप्लेस करवाना है, हॉस्पिटल की इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवानी है, बड़े बड़े प्लान्स के लिए जो आपने बजट बनाया होता है ना, बड़े बड़े प्लान्स के लिए, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जो आपने बजटरी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, वेरिएंस एनालिसिस की टर्म इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस क्या होता है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि मैं ना इतना एक्सपेंस करूंगा और मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने कहा कि मैं $100 लगाऊंगा, मुझे $5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ 300 का, ठीक है। तो जितना आपने एस्टिमेट किया हुआ था 500, उसमें से आप माइनस करेंगे जितना आपको प्रॉफिट हुआ 300, तो 200 का वेरिएंस आया, 200 का डिफरेंस आया, ठीक है। वेरिएंस की टर्म जो होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जितनी आपने एक्सपेक्टेड अमाउंट सोची होती है माइनस जितनी आपके पास ओरिजिनल आ जाती है, ठीक है, उतने का आपके पास क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। वेरिएंस के पास आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस भी आ सकता है। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब ये होता है कि आपने जितना वर्कलोड चाहा था कि हमारा हॉस्पिटल इतना वर्क करेगा, उसमें से इतना वर्क नहीं हुआ, वो वॉल्यूम वेरिएंस है। एफिशिएंसी वेरिएंस आ सकता है, मतलब कि अगर नर्सिंग केयर जो थी वो आपने सोची थी कि इतनी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने इतनी नहीं प्रोवाइड की, उससे कम प्रोवाइड की, उसके अंदर डिफरेंस आया, वो एफिशिएंसी वेरिएंस है। रेट वेरिएंस होता है प्राइस के अंदर, ठीक है। जैसे आपने कहा था कि हमने इतनी पे देनी है, ठीक है, आपने जितनी पे दी, ओरिजिनल आपने इतनी सोची थी, लेकिन आपने शायद ज्यादा दे दी या आपने कम दे दी, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपके पास रेट वेरिएंस में आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास सैलरी नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर्स, जो कि पेशेंट वॉल्यूम, उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तीन चीजें, ये टर्म्स हो गई इसके अंदर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बजट को इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि डिस्प्यूट चार्जेस हैं जी, उन्होंने सॉल्यूशंस बता दिए हैं आपको, आप ये कर सकते हैं, जस्ट रीडिंग करने वाली चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। टाइप्स ऑफ बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो मैंने आपको बजट की टाइप्स पढ़ाई हैं आपने वो पढ़नी है। FTE होता क्या है, कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बजट की टाइप्स अगेन कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करनी है इसमें, ठीक है। अप्रोचेस क्या क्या होती हैं बजटिंग की, ये आपने पढ़ लिया,
ठीक है, बजटिंग प्रोसेस किस तरह से हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करनी है, बजट होता क्या है और बजटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हैं जो कि हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। अब आप अगर की टर्म्स को एक दफ़ा नज़र लगाएँगे, इसके ऊपर दौड़ाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने तकरीबन सारी टर्म्स पढ़ ली हैं, ठीक है। बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजट, कॉस्ट सेंटर, डायरेक्ट कॉस्ट, एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंस बजट, फिस्कल ईयर 12 मंथ का जो पीरियड होता है, फिक्स बजट, फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बजट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट हमने पढ़ी, नॉन स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग बजट है, पोजीशन कंट्रोल इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, प्रॉफिट रेट वेरिएंस, ठीक है, सैलरी बजट, वेरिएबल वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, जीरो बेस बजट। तो ऑलमोस्ट हमारी की टर्म्स सारी जो है वो कवर हो चुकी हैं और हमारा चैप्टर बजटिंग एंड मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज भी कवर हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई किसी मसला हो, किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो मुझसे दोबारा जो है वो पूछ सकता है, ठीक है।